अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कहती वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे 2 मरतबा क्यों आ रही हूँ? कौन? 2 टाइम शो हो रहा है। पार्टिसिपेंट क्यों? मेरा नाम दो? दो बार क्यों आ रहा है? हाँ, पता नहीं, देख लो। चलो सर आ जाए फिर बात करते मेरे हैं। पास एक ही बार शो हुआ है बस। चलो ठीक है। तुम्हारा कुछ ग्लिच हो गया थैंक होगा यू। मरियम। चलो यार वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी सर। सर मुझे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए। सर कल जिस टाइम आपने अटेंडेंस मार्क करी थी ना, तो मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अब पता नहीं मैं आपके पास ऑनलाइन आ रही थी या नहीं, तो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। चलो तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, उसको मैंने सेव कर दी है अटेंडेंस, और मैं उसको सेपरेटली किसी की मार्क नहीं कर सकता। जिसका लिस्ट में नाम है उसी का ही आएगा जिस टाइम पे अटेंडेंस हुई है। ठीक है सर। ओके जी, तो आप असाइनमेंट और क्विज का फाइनल नहीं कर सके अभी तक हैं? सर वो आपने फाइनल कर दिया ना कल असाइनमेंट का, आप कह रही थी। जी भाई, आपके लोग इतने कंफ्यूज हैं, क्या करें। जी तो असाइनमेंट से टॉपिक्स आप खुद उठा लेंगे या भेज देना? सर अगर पार्टिसिपेंट्स लाइक क्लास के स्टूडेंट्स असाइनमेंट खुद करेंगे तो फिर एक ही टॉपिक रिपीट नहीं हो जाएगा बार बार? वो तो कंडीशन रख देगा ना कि रिपीट नहीं होना। जी सर। सर वो असाइनमेंट ग्रुप्स में होंगे, इंडिविजुअल होंगे? इंडिविजुअल होगा बेटा, वैसे भी उसकी असाइनमेंट में क्या होना है, फॉर्मेलिटीज तो पूरी होनी है और क्या होना है। सर एक्चुअली मोस्टली जो क्लास है वो असाइनमेंट के लिए फेवर कर रही है। कुछ बच्चे चाहते हैं क्विज का भी, क्योंकि क्विज सर से मैं भी पेपर की चाहती हूँ प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन मेजॉरिटी किस तरफ है? सर मेजोरिटी तो असाइनमेंट की तरफ ही नजर आ रही है। जी जी, बस असाइनमेंट की तरफ ही जाना है। क्विज आपने प्रीवियस सेमेस्टर में तो दिया था ना? जी मॉक सर क्विज दिया दिया यस था। सर। मॉक क्विज दिया, इवनिंग वालों ने भी दिया था यस ना? सर। चलें ठीक है, तो इस बार आपको जो क्विज के फायदे हैं उनसे बेराबंद आप नहीं हो सकेंगे यकीनन। असाइनमेंट के फायदों से आप मुस्तफीद हो जाएंगे, लेकिन क्विज के फायदे आप तक डिलीवर नहीं हो सकेंगे। ऐसा ही होता जी। सर नहीं सर सब क्विज के लिए रेडी हैं, लेकिन ना सब ये कह रहे हैं कि जो है अपनी ना, अपनी कंडीशन पे रेडी है ना, ये कंडीशन तो सबकी यही अपनी। मसला है, सबकी अपनी अपनी है। बस इसी वजह से जो है वो आधी क्लास असाइनमेंट कह रही है और आधी क्लास जो है वो क्विज की तरफ जा रही है। तो इसका इसलिए कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा कि हमारे एग्जाम ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि क्विज होना चाहिए, और दूसरी तरफ बच्चे कह रहे हैं कि असाइनमेंट हो, क्योंकि क्विज की वजह से अगर मार्किंग कम आई तो वो अल्टीमेट जो है वो रिजल्ट पे इम्पेक्ट पड़ेगा। बस ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं पूरी क्लास की तरफ से। और असाइनमेंट के ये भी अच्छे कह रहे हैं मार्क्स कि की क्या अगर गारंटी है? कैसे गारंटीड है असाइनमेंट के मार्क्स? सर अब ये तो नहीं पता ना,
सर वो तो हर टीचर का अपना होता है कि वो किस हिसाब से जो किस क्राइटेरिया से मार्किंग दे असाइनमेंट पे, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपको इस वीक के एंड तक टॉपिक्स मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में हम डिस्कस कर देंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा जी असाइनमेंट का। ओके जी, तो कंपटीटर एनालिसिस हमने मार्केट एनालिसिस देखा, कस्टमर एनालिसिस देखा, कंपटीटर और कंपनी एनालिसिस हमने देखना है। तो कंपटीटर एनालिसिस में जनाब ये पिक्चर क्या कहती है आपसे? सर कंपटीशन के लिए आपको सोर्सेज भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें जो है वो व्हीकल के थ्रू जो है वो कॉम्पिटिटर है वो भाग रहा है और पीछे जो है वो पैदल है। तो आप कभी भी पैदल अगर जा रहे हैं तो आप उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको उसको कॉम्पीट करना है तो आपको उसी तरह का व्हीकल लाना होगा, तभी आप उससे जीत सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो व्हीकल है वैसे ये कोई काबिल कबूल व्हीकल है? आपको लगता है कि स्टैंडर्ड व्हीकल है? नहीं सर, इसलिए क्योंकि ये मतलब इसमें जो है वो फायर भी दिख रही है तो नुकसान भी होगा स्पीड इसका लाइट जाहिर सी। कंपटीटर के पास बाज़ औक़ात ऐसे माइनर टूल्स हो सकते हैं, एक ऐसे टूल्स ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं, ऐसी रिसोर्सेस हो सकती हैं जिनको बाज़ औक़ात हम बिल्कुल माइनर या अनइम्पोर्टेंट समझ के इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी ही टेक्निक्स या टूल्स की मदद से कंपटीटर हमसे कंपटीशन जीत जाए जिस टूल्स को हम किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दे देते। सही चीज, जैसे इस पिक्चर में हमें कह सकते हैं कि ये इस तरह की जो इसके पास टूल है या व्हीकल है इसको तो कोई प्रॉपर्ली ऑपरेट भी नहीं कर सकता, तो ये किस तरह से चला देगा, राइट। तो अगर कंपटीटर एनालिसिस में हमने प्रॉपर्ली कंपटीटर एनालिसिस हमने नहीं किया और चीज़ें अगर हमने इग्नोर कर दी तो ऐसे टूल्स जिनको कि हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे वही टूल्स हम पर कम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकते हैं। ओके जी, तो हु इज आवर कंपटीटर? हमारा कंपटीटर है कौन जी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कंपटीटर कौन है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज? सर नो जो सर, सिर्फ लेवल वो में भी हमसे है। आगे हो, लाइक अगर हम 5th पोजीशन पर हैं तो 1 to 4 जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर ही है। ओके, अच्छा, और जो सर हमसे पीछे हैं वो भी हमारा एक कॉम्पिटिटर ही होगा कि हमें अपनी स्पीड मेंटेन, सारी चीजें मेंटेन रखनी होगी कि वो हमसे कहीं कॉम्पीट ना करते आगे। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं जीआईटी की, और हम जो है वो 100,000 मिलियन रुपीस का बिजनेस करते हैं मार्केट में, थर्ड पोजीशन पे खड़े हुए हैं। दूसरी कंपनी जिसके पास मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट्स हैं वो 120,000 रुपीस का बिजनेस करके मार्केट में सेकंड पोजीशन पे खड़ी हुई है, तो वो हमारा कंपटीटर होगी। जी सर जो सेम पॉपुलेशन को टारगेट करे सेम वो होगी। ठीक, यानी कि मार्केट सेगमेंट, यस सर। तो जिस मार्केट सेगमेंट के थ्रू शेयर हासिल कर रहा होगा वो हमारा कंपटीटर होगा। यानी कि लेट से कि अगर हम जनरल प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट करते हैं और एक कंपनी जो कि डायबिटीज की प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है तो वो हमारे कंपटीटर नहीं होगी, आल्दो कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है,
लेकिन हम एक गिवन थेराप्यूटिक एरिया में ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, अगर सीजनल फ्लू के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमारे पास पिल्स हैं एक कंपनी की, और मार्केट में जोशांदा भी अवेलेबल है, क्या जोशांदा, जोहर जोशांदा कंपटीशन होगा हमारी प्रोडक्ट के लिए? सर आपने कहा था सेम ब्रांड होना जरूरी है। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? फिर अगर मैंने ऐसे कहा भी है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सर जी, लेकिन कंपटीशन के लिए ज़रूरी है क्या कि मार्केट सेगमेंट सेम हो? क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर कोई कंपनी जो है वो कोई नया मार्केट सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो फिर हम क्या अपना सेगमेंट उस कंपटीशन के हवाले से चेंज करेंगे ना? तो फिर जी, एट अ टाइम हमारे पास फिर किस तरह हमें होगा कि ये कंपटीशन फिर हमारा स्विच हो जाएगा उसी वक्त? देखें, जो हमने स्टार्टिंग के सेशंस में, शुरू के सेशंस में जब हमने कंपटीशन को डिफाइन किया था, किसी एक सेशन में मुझे याद पड़ता है, तो हमने कहा था कि हर वो चीज़ हमारी कंपटीशन है जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को रिप्लेस करा सकती हो। राइट जी, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को रिप्लेस करा सकती हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अगर हमारे पास एंटीबायोटिक है तो इंसुलिन की डिमांड का एंटीबायोटिक से क्या लेना देना? क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सारी आपस में कंपटीशन हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये एक एंटीबायोटिक दूसरी एंटीबायोटिक की डिमांड को रिप्लेस कर सकती है, बल्कि एक इंडिकेशन में भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। लेकिन इंसुलिन इसमें नहीं आएगी। अब आप जो बात कह रही हैं वो ज़रा अपर लेवल पे है, जब हम फार्मा इंडस्ट्री को एज अ होल कंपटीशन के तौर पर देखेंगे, यानी कि उसमें हम प्रोडक्ट्स को नहीं देख रहे होंगे, हम ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक कंपटीटर हमसे ज़्यादा मार्केट में बिजनेस कर रहा है और उसको हमने ओवरकम करना है, तो हम उसी सूरत में करेंगे ना कि जब हम उसी जैसी प्रोडक्ट्स को फिर सेल करना शुरू करें, या हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो कि सिमिलर यूनिट्स पे वो कंपटीटर की इंडस्ट्री से ज़्यादा बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक जी, अच्छा, एक तो ये कंपटीशन है जो कि हम प्रोडक्ट वाइज देख रहे होते हैं। दूसरा कंपटीशन जो आपने बात की वो वैल्यू वाइज कंपटीशन है, कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे जीएसके खड़ी है 300 एंड कितने थे 25 बिलियन रुपीस के बिजनेस के साथ, तो जब हम वैल्यू को टारगेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली जीएसके हमारा कंपटीटर होगा। राइट जी, लेकिन वैल्यू हम सेफ कैसे करेंगे? जब हमारी प्रोडक्ट सेफ होगी, प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से रिप्लेस नहीं हो रही होगी मार्केट में। जी सर, समझ गए। अब इसी तरह से अगर हमारे जी पास सर। प्रोबायोटिक है, एक कंपनी के पास प्रोबायोटिक्स की प्रोडक्ट है, राइट जी, एक न्यूट्रिशनल कंपनी या डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी योगर्ट की एक प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो सेल कर रही है इस क्लेम के साथ कि ये प्रोबायोटिक्स का एक सर्टेन नंबर जो है वो प्रोवाइड करती है जीआईटी में, वो हमारा कंपटीशन होगा। आदो कि ये फार्मा इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन योगर्ट की वो प्रोडक्ट जो कि क्लेम कर रही होगी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड विद द स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ द प्रोबायोटिक, अगर वो योगर्ट की प्रोडक्ट भी है और स्पेसिफिक नंबर प्रोबायोटिक्स का स्पेसिफिक स्ट्रेन के साथ, तो वो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को रिप्लेस कर सकती है, जिसमें कस्टमर उन दो प्रोडक्ट के दरमियान सोचने लगे कि मैं ये वाली प्रोडक्ट लूँ या ये वाली लूँ, तो वो कहेगा अच्छा मैं ये फार्मा वाली नहीं लेता, मैं योगर्ट ही खा लेता हूँ ताकि मेरे प्रोबायोटिक्स जो है पूरे हो जाए।
इसी तरह से सिम्टोमेटिक रिलीफ जो सीजनल रेनाइटिस के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अगर हम एक पिल बनाते हैं और उस पिल की जो थेराप्यूटिक इंडिकेशंस है उन्हीं को ट्रीट करने के लिए मार्केट में जोहर जोशांदा है, तो वो भी हमारा कंपटीशन है, क्योंकि वो हमारे कस्टमर को टारगेट कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। जी ठीक सर, है। तो प्रोडक्ट का सेम होना लाजमी है कि अगर कोई एंटी डायल है या फिर एंटी फंगल एक कंपनी बना रही है तो ये कॉम्पिटिटर हो सकता है आपस में, या दोनों ही एंटी डायल पे काम कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटर कहलाएंगे? जी देखिए, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक डायरेक्ट कंपटीटर है और एक इनडायरेक्ट कंपटीटर है। डायरेक्ट कंपटीटर जिसमें आपके पास क्लेथ्रोमाइसिन है तो दूसरे के पास भी क्लेथ्रोमाइसिन है, राइट जी, ये डायरेक्ट हो गया। इसी तरह से आपके पास क्लेथ्रोमाइसिन है और कंपटीटर के पास लेवोफ्लोक्सासिन है, दोनों ही आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मार्केट कर रहे हैं, तो लेवोफ्लोक्सासिन आपका इनडायरेक्ट जो है वो कंपटीटर हो गया। ऑलराइट, ठीक है, सही है सर, गॉट इट। अल्टीमेटली आपके कस्टमर को ही वो टारगेट कर रहा होगा। क्लेरिथ्रोमाइसिन के ओके। लिए आपने एक पोजीशनिंग बना रखी है कि आपने क्लेरिथ्रोमाइसिन के लिए दो पोजीशनिंग मार्केट में अमूमन होती है, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, अब उसमें फर्दर दो में डिवाइड हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दूसरी इंडिकेशन है उसकी एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के लिए। अब कंपटीटर के पास अगर लेवोफ्लोक्सासिन है या एक और कंपटीटर के पास मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, लेवोफ्लोक्सासिन वाला आप क्लेथ्रोमाइसिन लोअर आरटीआई में लेके जा रहे हैं तो लेवोफ्लोक्सासिन भी लोअर आरटीआई में लेके जा रहा है, लेवोफ्लोक्सासिन आपका कंपटीटर हो। मॉक्सीफ्लोक्सासिन ने अगर अपर आरटीआई को टारगेट कर रखा है तो वो अपर आरटीआई में आपका कंपटीटर हो गया। इसी तरह से लेवोफ्लोक्सासिन एच पाइलोरी की रेजिम में भी जाती है, सेकंड स्टेप के, एक तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो ड्रग ऑफ चॉइस या रेजिम ऑफ चॉइस होती है उसमें क्लेथ्रोमाइसिन है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में जो है वो लेवोफ्लोक्सासिन है, तो लेवोफ्लोक्सासिन उसको रिप्लेस करा सकता है एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट में, इसलिए वहां पे वो इनडायरेक्ट हमारा कंपटीटर हो गया। अब क्लेथ्रोमाइसिन जब आपके पास है, क्लेथ्रोमाइसिन 20 और लोग भी बना रहे हैं तो वो हमारे हो गए डायरेक्ट कंपटीटर जिनके पास क्लेथ्रोमाइसिन ही है। जी सर, क्लियर नाउ, थैंक यू। तो वंस अगेन इसको सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जी बोलो सर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो कंपटीटर है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला हो सकता है इनडायरेक्ट में? अगर आप ही इनडायरेक्ट में लेके जा रहे हैं तो पहले तो आपने देखना है कि मॉलिक्यूल क्या है आपका, उसका मॉलिक्यूल अगर सेम है, हम ब्रांड की बात नहीं करते, ब्रांड तो ऑब्वियसली जो एक होगा वो एक ही ब्रांड होगा। मॉलिक्यूल अगर एज इट इज वही है, यानी कि क्लेरिथ्रोमाइसिन है आपके पास, एबर्ट का एक क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है क्लेरिसिट के नाम से, और गेट्स का एक क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है क्लेरिटेक के नाम से, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कंपटीटर है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लेरिथ्रोमाइसिन अपर आरटीआई में उसकी ज्यादा अच्छी इंडिकेशंस बनती हैं। अपर आरटीआई में अगर लेवोफ्लोक्सासिन अपर आरटीआई के सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, उसमें पोजीशनिंग अपनी नहीं कर रहा, तो वो हमारा कंपटीटर नहीं है। अनटिल अनलेस कि अगर हम लोअर आरटीआई में भी जा रहे हो और लेवोफ्लोक्सासिन भी लोअर आरटीआई में जा रहा हो। क्लेरिथ्रोमाइसिन तो गेट्स का एबर्ट का दोनों के कंपटीटर हो गए, डायरेक्ट कंपटीटर हो गए, क्योंकि सबकी इंडिकेशन एक ही है। क्लेरिथ्रोमाइसिन की इंडिकेशंस तो एक ही रहेंगी ना, ओवरऑल सारी की सारी एक ही रहेंगी, पोजीशनिंग उनकी एक ही रहेगी। यस सर। ठीक जी, तो क्लियर है यहाँ तक बात, आगे चले हम। यस सर। यस सर। जी, तो कंपटीटिव एनालिसिस हम यूजुअली उसी डेटा की बेसिस पे कर रहे होते हैं या उसी तरह से करते हैं जो कि हमने मार्केट एनालिसिस में हमने डेटा देखा है। ठीक जी, यूजुअली किसी गिवन थेराप्यूटिक एरिया में एक तो हमने वैल्यू वाइज देख लिया, वैल्यू वाइज जो टॉप 10 में खड़ा होगा हम उसको वैल्यू वाइज टारगेट करते हैं, डिपेंडिंग
कि फिर हम किस प्रोडक्ट्स के थ्रू उसको टारगेट करेंगे। ये चीज़ हमारे पास नेक्स्ट किसी टॉपिक में मौजूद है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने पिछले बैच को ये कराई है, तो उसको मजीद हम देखेंगे कि वैल्यू वाइज फिर किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेट से कि अगर हम 13th पोजीशन पे स्टैंड करते हैं और हमें टॉप 10 की पोजीशन पे जाना है, वैल्यू वाइज ही ऑब्वियसली हम जाएंगे या यूनिट वाइज जाएंगे। तो उस टॉप 10 पोजीशन के लिए अगर हमें 300 मिलियन रुपीस का एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट करना है, तो अब हमने क्या करेंगे? क्या नई प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, मार्केट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, कस्टमर बेस को इंक्रीज करेंगे, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे हम 13th पोजीशन से हट के और 10th पोजीशन पे चले जाएं, राइट। दूसरा, हमारे पास मार्केट शेयर्स किसी गिवन एरिया के, किसी गिवन थेराप्यूटिक एरिया के या ओवरऑल मार्केट के, मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि कौन कितना मार्केट शेयर ले रहा है। ठीक जी। तो अगर हम इस पाई चार्ट को देखें और हम कहें कि हम ये हैं कंपटीटर सी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें इस मार्केट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या शेयर जो ऑर्गेनाइजेशन हासिल कर रही हैं, वो कौन से कंपटीटर हैं? ये बी है जी, बिलर्ड हुआ है, ये बी है। जी भाई, कौन सा कंपटीटर आगे है इस मार्केट शेयर पे? Competitor A, market share 40%. ओके, देन सेकंड पोजीशन पे कंपटीटर बी है। B हमारे लिए कौन सा कंपटीटर जो है वो मैटर करता है? A. ए करता है। ओके जी। ये डिपेंड करता है इस मार्केट शेयर के साथ साथ दूसरी फैक्टर्स की मजीद रेटिंग्स जो हम नए स्लाइड्स में देखेंगे, उन रेटिंग्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि प्रीवियस 5 इयर्स में हम जो अभी थर्ड पोजीशन पे खड़े हैं 18% शेयर लेके, प्रीवियस 5 इयर्स में हम सेकंड पोजीशन पे थे 25% शेयर लेके, और कंपटीटर बी अभी इस वक्त जो 25% पे मौजूद है, ये दरअसल 5 साल पहले थर्ड पोजीशन पे मौजूद था 18% का शेयर लेके, जबकि कंपटीटर ए प्रीवियस 10 ईयर्स से फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है और अराउंड 40 के आसपास ही मार्केट शेयर लेके स्टेबल खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा कंपटीशन जो हमें जिसने दरअसल बीट किया है, वो कंपटीटर बी ने बीट किया है। कंपटीटर बी हमारा हिस्से का मार्केट शेयर खा के हमसे उसने मार्केट शेयर स्नैच करके उस सेकंड पोजीशन पे पहुंचा है। तो एक उसूल तो ये है कि हम हमेशा जो टॉप फर्स्ट पे स्टैंड करता है उसको टारगेट करते हैं। वो हमारी बेंचमार्क एक तरह से होता है कि उस लिमिट तक हमने पहुंचना है, फर्स्ट पोजीशन पे हमने जाना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि हमने नजर रखी हुई वो कंपटीटर ए पर और हमें साइड से कोई और आके खा जाए। जैसे कि इस केस में एक सिनेरियो में कंपटीटर बी ने दरअसल हमारा मार्केट शेयर लेके वो सेकंड पोजीशन पे आया। इस सिनेरियो में हमने पहले अपने आप को कंपटीटर से बी से बचाना है कि अगले 2 सालों में कंपटीटर बी क्या करने वाला है। अगले 2 सालों में कंपटीटर बी इसका शेयर मजीद लेगा, या ऐसा तो नहीं है कि हमारा शेयर ले मजीद जो है हमारा शेयर ही हासिल कर देगा। इस 18 में से 10% मजीद ले जाके और हमें फोर्थ पोजीशन पे धकेल देगा, कंपटीटर डी से भी पीछे कर देगा और खुद सेकंड पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए या हमने मार्केट में इनिशिएट की अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप होते हुए हम 10th पोजीशन पे आए। कंपटीटर ए और कंपटीटर बी अपनी अपनी पोजीशन पे इसी तरह से एग्जिस्ट करते थे। हम 1 बाय 1 क्रॉस करते करते कंपटीटर बी को क्रॉस कर चुके हैं, कंपटीटर डी को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब हमने कंपटीटर बी को ओवरकम करके और फिर कंपटीटर ए को टारगेट करना है।
तो ये डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि किस कंपटीटर हमारे लिए, किस कंपटीटर की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। राइट जी, ये हमारे पास सेम चीज़ जो है वो बार ग्राफ की फॉर्म में मौजूद है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कंपटीटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। कंपटीटर जो पोटेंशियल कंपटीटर है, हमसे जीत चुका है या उसके पास पोटेंशियल है हमारे मार्केट शेयर को स्नैच करने का, कैप्चर करने का, तो किन स्ट्रेंथ की बेसिस पे वो कंपटीशन विन करता जा रहा है या क्या उसकी वीकनेसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपटीटर ए है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड करता है, उसके अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करें और हम देखते हैं कि कंपटीटर ए की प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो वीकनेस है इसकी, तो प्राइसिंग पॉलिसी को टारगेट करके हम कंपटीटर ए की मार्केट शेयर को ग्रैब कर सकते हैं प्राइसिंग पॉलिसी को टारगेट करके। तो कंपटीटर की स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस देखते हैं और ओवरऑल जो मार्केट का डेटा होता है उसकी बेसिस पे हम कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, तो क्यों कंपटीटर एनालिसिस क्यों हमें करना पड़ता है? कंपटीटर एनालिसिस हमें इसलिए करना होता है कि एक मार्केट में जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उन सब से हमें बेक वक्त थ्रेट मौजूद होता है। ठीक जी, यानी कि कंपटीटर ए जो 40% पे स्टैंड करता है, ऐसा नहीं है कि ये कंपटीटर ए 40% पे हंसी खुशी 40% पे स्टैंड करके और आप अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं आराम कर रहा होगा, नहीं। ये कंपटीटर ए अपने 40% को 50% पे लेके जाना चाहता होगा। कंपटीटर बी अपने 25% को 30% पे लेके जाना चाहता होगा। फार्मास्यूटिकल मार्केट में कभी भी टारगेट फ्रीज नहीं किया जाता। हमेशा टारगेट जितना आज सेल किया है कल इससे ज्यादा सेल करता है। जितना इस वीक में सेल्स अचीव की है नेक्स्ट वीक उससे ज्यादा करनी है। दिसंबर 2020 में जितनी सेल्स की है जनवरी 2021 में उससे ज्यादा करनी है। ओवरऑल 2020 में जितनी सेल्स की है 2021 में उससे ज्यादा करनी है। हमेशा ये टारगेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अपर साइड पे रहता है। ठीक जी, इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीटर ए अपने 40 को 50 की तरफ लेके जाना चाहता है, कंपटीटर बी 25 से 35 की तरफ लेके जाना चाहता है, इवन के जो कंपटीटर एफ है वो 3% से 10% पे जाना चाहता होगा। कंपटीटर ई ने अपना 5 से 15% का टारगेट रखा होगा। कोई भी जितने भी प्लेयर्स मार्केट में मौजूद हैं वो सब के सब इस मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हमें इन तमाम कंपटीटर्स से एक थ्रेट है। कंपटीटर ई हो सकता है कि कंपटीटर ई भी हमारा शेयर ले जाए, कंपटीटर डी भी हमारा शेयर ले जाए, कोई भी हमारा शेयर ले सकता है। इसलिए हमें तमाम प्लेयर्स से एक कंटिन्यूअस कंपटीटिव प्रेशर है जो कि हमारे मार्केट शेयर को थ्रेट करता है। ठीक, जिसकी वजह से हमें कंपटीशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें, अपने आप को डिफेंड भी कर सकें और कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए जो हमें एक्शंस लेने चाहिए उनके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। कंपटीशन को मॉनिटर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेस पे करते हैं। उसके ड्राइविंग मोटिव्स क्या है, किस तरह के उसके मोटिव्स हैं। राइट जी, लेट से कि अपने मोटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कंपटीटर एफ जो है वो कंपटीटर ई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बजाय इसके कि कंपटीटर एफ ने कंपटीटर ई को टारगेट कर रखा हो। उसका मोटिव इस तरह का हो कि उसने 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंपटीटर सी को बीट करना है, 3% से डायरेक्ट 20% पे जंप करना है। इतनी ज़्यादा वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर ले, इतनी ज़्यादा वो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कर ले, बजट इंक्रीज कर ले, एंथुसियाज्म उसमें इतना ज़्यादा आ जाए कि उसकी मोटिव्स हमने डिटरमाइन करने होते हैं कि एक्चुअली वो चाह क्या रहा होता है, ताकि हमें पता हो कि उसने टारगेट किसको कर रखा है असल में। राइट जी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि हम डिटरमाइन कर सके कंपटीटर की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल कंपटीटर की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी किस तरह चल रही है, R&D एक्टिविटीज उसकी क्या है कंपटीटर की। लेट से कि अगर दो कंपटीटर्स एक ही वक्त में एक ही पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं, मोर और लेस पोजीशन पर,
और दूसरे कंपटीटर के पास 5 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में उसकी चलती हुई आ रही हैं, तो इट विल बी ऑब्वियस कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वो अपनी इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स की बेसिस पे हमसे आगे निकल जाएगा। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि इस पॉइंट से हम किस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे या अपने मार्केट शेयर को बचा कर रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन भी उसी में आ गया। मार्केट गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए कंपटीटर ने कहां पर मार्केट गैप छोड़ रखा है, उस गैप को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे।